आज हम लोग क्लास 12 में प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से हल करेंगे हम लोग। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 तक बना दिए थे। वर्धमान और ह्रासमान के बारे में भी बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग को यहाँ पर बनाना है। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है लघुगणकीय फलन y बराबर log x। पहले इसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy dx log x में क्या होता है 1/x। dy dx का चिन्ह योजना हम लोग लिखेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, चिन्ह योजना में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए कहां से कहां तक में, 0 से इन्फिनिटी तक में, 0 से इन्फिनिटी। और ध्यान दीजिए कि 0 से इन्फिनिटी तक के कोई भी अंक रखिए तो 0 से इन्फिनिटी में तो सारे अंक पॉजिटिव होते हैं। यदि सारे अंक इसमें पॉजिटिव रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव और लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 0 से इन्फिनिटी में dy dx ग्रेटर देन 0, इसलिए 0 से इन्फिनिटी में फलन, ये जो y माने हैं फलन y एक निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया गया है fx बराबर x² माइनस x प्लस 1। हमको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि -1 में ये फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा। f' बराबर क्या मिलेगा, 2x - 1 प्लस 0 इक्वल टू हमको मिला 2x - 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग f' का चिन्ह योजना लिखेंगे। f' का साइन प्लान चिन्ह योजना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा। तो हमको इसके बराबर 0 करने पर हमको एक x का मान मिलेगा 1/2 यहाँ पे रख देंगे। और हमको किस अंतराल में चेक करना है, क्वेश्चन में दिया है -1 से 1 में, तो -1 और यहाँ पर 1 कर देंगे। ठीक है, तो दो इंटरवल हमको मिल गया। चलिए अब पहले इसमें चेक करेंगे इसका चिन्ह, 2x - 1 का चिन्ह हम लोग इस इंटरवल में चेक करेंगे। तो 1/2 से हम लोग इधर जाएंगे तो 0 भी मिलेगा ना, तो 0 रखेंगे इसमें तो 0 - 1 हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। और जो भी 1/2 के इधर चलेंगे तो हमको 1/2 के इधर क्या मिलेगा, कोई भी अंक आप ले लीजिए 1/2 से बड़ा। तो 1/2 से बड़ा मान लीजिए, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो 0.6 ले लीजिए उससे बड़ा। तो 0.6 लीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 1.2 - 1 बराबर 0.2 मिल जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि इसमें ये घट रहा है और इसमें ये बढ़ रहा है। इसका मतलब कि -1 से 1 में कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, इसलिए इस इंटरवल में इसका ना कोई वर्धमान है ना ह्रासमान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -1 से 1/2 में f' लेस देन 0 यानी कि निगेटिव है, और 1/2 से 1 में f' ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे -1 से 1 में फलन fx न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान है। ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको कि जिस इंटरवल में कभी बढ़ रहा हो कभी घट रहा हो, उस इंटरवल में हम लोग बोलते हैं कि न वर्धमान है ना ह्रासमान है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है कि हमको इसमें चेक करना है, 4 फलन दिया गया है और चेक करना है कि 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान कौन सा फलन होगा। तो इसमें हम लोग 12 का A नंबर पॉइंट हम लोग लिखते हैं
y बराबर ले लेते हैं cos x, ठीक है। इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा dy dx इक्वल टू माइनस साइन x। और ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटरवल एक ही दिया है तो चिन्ह योजना नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। 0 से पाई बाई 2 में चेक करना है तो लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 में dy dx का चिन्ह क्या होगा, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर dy dx है इसलिए dy dx लिख रहे हैं। तो चलिए प्रथम चतुर्थांश से फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, केवल साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके साथ ऋणात्मक लगा है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें हम लोग पूछ रहा है कि कौन फलन निरंतर ह्रासमान है, तो ये निरंतर ह्रासमान होगा। हम लोग लिखेंगे कि 0 से पाई बाई 2 में cos x निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। दूसरा बी नंबर पॉइंट है इसका y बराबर है, उसको हम लोग ले लेते हैं cos 2x, ठीक है। और इसका हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा dy dx बराबर cos 2x का क्या होता है माइनस साइन 2x, और cos 2x का फंक्शन है तो इनटू में 2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 0 से पाई बाई 2 में इसको भी चेक करना है। 0 से पाई बाई 2 में dy dx का चिन्ह क्या होगा ये ध्यान देना है हम लोगों को। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x था, पहला क्वेश्चन में x था, यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो इसका मतलब था कि 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पर यदि 2 करेंगे इसके हिसाब से 2x यदि यहाँ पर करेंगे तो 2x होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, यानी कि इंटरवल हमारा चेंज हो जाएगा 2x के लिए। तो ये 0 से पाई में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 0 से पाई में हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो 0 से पाई बाई 2 का कोई भी मान हम इसमें रख के देखेंगे, ठीक है। तो वो चला जाएगा 0 से पाई में, यानी कि प्रथम और द्वितीय दोनों में हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका इंटरवल 0 से पाई आ जा रहा है 2x करने पर। तो हम लोग जब चेक करेंगे इसके मान में, जैसे मान लीजिए कि हम रखते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। तो 60 डिग्री पर तो ये माइनस ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग रखते हैं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रखेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 पर भी वो निगेटिव ही होगा क्योंकि उसके साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम लोग रखते हैं इसका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर रखिएगा x की जगह पर, तो 60 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और बाहर निगेटिव है तो निगेटिव ही होगा, यानी कि इस अंतराल में भी dy dx क्या होगा लेस देन 0। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में फलन कौन सा है cos 2x, cos 2x निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन सी नंबर। इसका सी नंबर क्वेश्चन दिया है cos 3x, तो y बराबर हम लिखते हैं cos 3x। x के सापेक्ष अवकलन करिए इसको भी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा dy dx इक्वल टू माइनस साइन 3x इंटू cos 3x किसका फंक्शन है 3 का, तो 3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस 3 साइन 3x, 3 साइन 3x। अब यहाँ पर देखिए 0 से पाई बाई 2 में हम लोग को चेक करना है, यहाँ पर भी चिन्ह, तो हमको क्या मिलेगा, अब की बार इंटरवल हम लोग का क्या मिलेगा, देखिए इसका मतलब ये होता है कि 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, ठीक है, ये x के लिए है। लेकिन यहाँ पर हमारा 3x है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें 3 से करेंगे तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग चिन्ह योजना देखिए इसमें लिख देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा ज्यादा आप लोग को। तो हम चिन्ह योजना लिख देते हैं dy dx का चिन्ह योजना, ठीक है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अभी हम बताएं उसी तरह लिखना है 0, उसके बाद 0 से π/2, π/2 से पाई और पाई से 3π/2। हम इतना क्यों लिख दिए? अभी दिखाए आप लोग को कि 0 से पाई का मतलब 0 से π/2 का मतलब क्या होता है? 0 <x <π/2। लेकिन यहाँ पर 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया कि 0 से 3π/2 तक आ जाएगा। तो 0 से 3π/2 तक हम लिख दिए, उसमें π/2 और पाई भी इंक्लूड रहेगा आपका। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि बाहर माइनस है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस स्थिति में हम लोग कर सकते हैं कि 0 से 3π/2 में देखिए ये 0 से पाई तक घट रहा है और पाई से 3π/2 में बढ़ रहा है। इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि cos 3x जो है वो निरंतर ह्रासमान नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि 0 से पाई तक लिख देते हैं, 0 से पाई में dy dx <0 और पाई से 3π/2 में dy dx <0 है, इसलिए 0 से π/2 में कौन फलन cos 3x निरंतर ह्रासमान नहीं है, निरंतर ह्रासमान नहीं है। ठीक है, 12 का डी बचा है उसको लिख लेते हैं। y बराबर tan x है, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? dy dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। और ये जानते हैं कि sec स्क्वायर x एक वर्ग राशि है यानी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई भी मान हम लोग x का रखेंगे, नेगेटिव भी आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 से π/2 में ये क्या होगा? dy dx <0 हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए 0 से π/2 में fx निरंतर वर्धमान है, ह्रासमान नहीं है। हम लोग को ह्रासमान पूछ रहा है तो ह्रासमान हम लोग को कौन कौन सा मिला? A और B। हम लोग को 12 का A और B ह्रासमान मिला है, इसलिए हम लोग का आंसर 12 का A और B ही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हमको fx बराबर दिया गया है x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। इसका भी अवकलन कीजिए पहले। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर क्या मिलेगा? 100 x के पावर 99 प्लस sin x का cos x हो जाएगा और 1 का 0 तो मिलेगा 100 x के पावर 99 प्लस cos x। ठीक है, अब इसमें देखिए नीचे हम लोग को चेक करना है कि द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में हम चेक करेंगे। 0 से 1 में हम लोग चेक करते हैं, तो लिखते हैं 0 से 1 में। ध्यान दीजिएगा 0 से 1 के बीच कोई भी अंक रखेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट में तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 100 x के पावर 99 <0 और cos x ये क्या होगा? देख लीजिए cos x 0 से 1 जब हमको मिल रहा है तो 0 से 1 मतलब cos 0 डिग्री से cos 90 डिग्री cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। तो ये 0 से 1 के बीच में cos b जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि cos x <0, इसलिए लिख देंगे कि 0 से 1 में fx निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। इसका दूसरा ऑप्शन दिया है π/2 से पाई में, हम लोग लिखेंगे फिर π/2 से पाई में। तो π/2 से पाई में 100 x के पावर 99 क्या होगा बताइए?
100x के पावर 99, इसमें x का कोई भी मान रखिएगा इसके बीच का, तो कोई भी मान रखिएगा तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा। और π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो उसमें cos x जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन एक ध्यान दीजिए cos x का उच्चतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 होता है। इसमें हम लोग रखेंगे, इसमें हम लोग यदि घटाएंगे दोनों को, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी राशि होगी और ये छोटी राशि होगा। घटाएंगे तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर f(x) > 0, इसलिए π/2 से पाई में निरंतर वर्धमान हो जाएगा, में f(x) निरंतर वर्धमान है। इसमें भी देखिए वर्धमान मिल गया। हम लोग को चेक करना है ह्रासमान के लिए, लेकिन हमको दोनों वर्धमान मिल गया। और तीसरा पॉइंट हम लोग चेक करना है 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में भी फर्स्ट पार्ट तो हमारा पॉजिटिव ही मिलेगा, इसमें भी 100x के पावर 99 हमको पॉजिटिव ही मिलेगा और cos x भी पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि cos x भी प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए f(x) क्या मिल जाएगा हमको, वो भी > 0 मिलेगा। तो हम लोग लिख देंगे कि 0 से π/2 में f(x) निरंतर वर्धमान है, ठीक है, निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अंतराल दिया गया था और तीनों अंतराल में निरंतर वर्धमान मिल गया। ह्रासमान के लिए चेक करने को बोल रहा है, तो इनमें से आंसर हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, f(x) = x² + ax + 1। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, f(x) = 2x + a + 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2x + a। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, लेकिन कब बोल रहा है कि अंतराल 1-2 में f(x) निरंतर वर्धमान फलन है। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1-2 में f(x) निरंतर वर्धमान फलन है, क्वेश्चन में हमको दिया है वर्धमान फलन है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी अंतराल में कोई फलन वर्धमान होता है तो > 0 मिलता है, क्या उसका अवकलज f(x) > 0। और f(x) देखिए हमको क्या मिला है, f(x) हमको मिला है 2x + a, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2x + a > 0 या 2x - a हो जाएगा, या x कितना हो जाएगा -a/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर हमको अंतराल पहले लिख लेंगे कि अंतराल दिया क्या है, अंतराल क्या दिया है हमको 0 से 1 से 2, 1 से 2, यानी इसका मतलब हुआ 1 < x <2, यानी कि x जो है वो 1 और 2 के बीच में है और हमको न्यूनतम मान लेना है, तो इस अंतराल का न्यूनतम मान हमको क्या मिल रहा है 1। तो यदि इसके बराबर इसको करेंगे तब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए न्यूनतम मान लेने पर हमको क्या प्राप्त होगा, -a/2 जो मिला है उसको 1 के बराबर हम लोग कर देंगे, न्यूनतम मान के बराबर। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, a = -2, ठीक है। यही a का मूल मान होगा जिसके लिए ये इस अंतराल में निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में f(x) बराबर दिया है x + 1/x। इसका पहले तो अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। f(x) बराबर क्या मिलेगा, x का 1 हो जाएगा, 1/x का क्या होता है -1/x², मालूम है सबको, इसको जोड़ देंगे x² ऊपर हो जाएगा x² - 1, ठीक है। जब x² - 1 को हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिलेगा x + 1 × x - 1 x² मिलेगा ना। और f(x) बराबर जब 0 करेंगे तो ये नीचे वाला 0 हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो हमको 2 मान मिलेगा x का, एक मिलेगा -1 और एक मिलेगा +1। तो इसी पर हम लोग चिन्ह योजना लिखेंगे, f(x) का चिन्ह योजना यानी साइन प्लान,
ठीक है, तो चलिए चिन्ह योजना में देखिए क्या लिखते हैं हम लोग। हमको क्या मिला -1 और एक क्या मिला 1। ठीक है, एक मिनट रुकिए, -1 को और इधर कर देते हैं, इधर -∞ कर देंगे और इसको यहाँ कर देते हैं और इसको +∞ कर देंगे। चलिए 3 इंटरवल मिल गया और इसमें पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि -1 से असंयुक्त, यानी कि -1 जो अंतराल हम लोग को ये मिला है इसको छोड़ करके, असंयुक्त का मतलब छोड़ना, एक अंतराल आई हो इसको छोड़ करके एक अंतराल देखिए हमको इधर मिला है, एक इधर मिला है, यानी कि 2 अंतराल हमको मिला है। तो सिद्ध कीजिए कि आई में, यानी कि इसको छोड़ने के बाद जो अंतराल मिलेगा उसको हम लोग आई कहेंगे। आई का मतलब इंटरवल, ये और ये मिल रहा है, इसमें हमको दिखाना है कि यह एक निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, तो चलिए -1 से -∞ के बीच का कोई भी बिंदु ले लीजिए, -2, तो -2 हम लोग लेंगे, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे तो -2 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा -2 -1 होगा। नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा, वो तो पॉजिटिव है, नीचे स्क्वायर है तो हम लोग रखेंगे भी तो भी पॉजिटिव मिलेगा। हम लोग ऊपर वाले चिन्ह से मतलब है, तो ये -1 मिल गया और ये -3 मिल गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव। फिर इसमें आ जाइए, इसमें हमको चेक नहीं करना है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इसमें हमको चेक नहीं करना है, तो हम इसमें आ जाएंगे 1 से +∞ का कोई भी बिंदु रखेंगे, जैसे 2, तो 2 + 1 और यहाँ पर 2 -1 कर देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। देखिए 3 × 1 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव लिख देंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि इसलिए -1 से असंयुक्त अंतराल आई में, आई का मतलब यहाँ पर 2 आपका अंतराल हो जाएगा, एक ये और एक ये अंतराल में f' > 0, इसलिए आई में f(x) निरंतर वर्धमान। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया है f(x) = log sin x और इसको चेक करने को बोल रहा है कि 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वही काम करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f' = d log sin x, किस चीज का फंक्शन है, sin x का, और फिर sin x किस चीज का है, cos x का। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये 1/sin x और इंटू में मिलेगा cos x, तो cos x बटा में sin x हो जाएगा cot x। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है 0 से π/2 और π/2 से π में, तो f' का चिन्ह योजना लिख लीजिए, हमको तो मान पहले ही मिला हुआ है, चिन्ह योजना साइन प्लान, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 से π/2 और π/2 से π, 2 इंटरवल में हमको चेक करना है। ठीक है, तो 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश है और प्रथम चतुर्थांश में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 0 से π/2 में f' > 0 और π/2 से π में f' < 0, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे कि 0 से π/2 में f(x) निरंतर वर्धमान है, f(x) निरंतर वर्धमान है और π/2 से π में f(x) निरंतर ह्रासमान है। यही हमको सिद्ध करना था, हमको मिल चुका है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, log cos x दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 y f(x) बराबर दिया है log cos x,
तो चलिए इसका भी पहले हम लोग अवकलन ले लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए डायरेक्ट अब की बात लिख देते हैं f डैश x log cos x का क्या होगा 1 by cos x और cos x का क्या होगा माइनस sin x। तो हमको क्या मिल गया माइनस tan x। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं इसकी साइन प्लान पर। f डैश x का चिन्ह नहीं हो देना, ये आप लोग बना रहे होंगे तो लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन रिवीजन जरूर कीजिएगा। इसमें भी वही चेक करना है हम लोग को 0 से π/2 और π/2 से π में। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर के सारे निगेटिव होते हैं, tan भी निगेटिव होगा और इसके साथ बाहर है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि 0 से π/2 में f डैश x ग्रेटर देन 0 और π/2 से π में f डैश x लेस देन 0 यानी ग्रेटर देन 0 है, इसमें लेस देन है, इसलिए 0 से π/2 में fx निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है तथा π/2 से π में fx निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ये आपका आंसर होगा। इसी को हम लोग को सिद्ध करने को बोल रहा था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोल रहा है कि fx बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। पहले इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर क्या मिलेगा 3x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 और ये 0 हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन कर लीजिए, x² माइनस 2x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है ये। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव राशि है और 3 भी पॉजिटिव है, तो ये किसी भी x के किसी भी मान के लिए ये पॉजिटिव होगा। हम लोग ग्रेटर देन लिख सकते हैं, तो लिखेंगे चूंकि r में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि r में f डैश x हम लोग लिख देंगे ग्रेटर देन 0, इसलिए r में फलन fx क्या है निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी हम लोग को यही सिद्ध करने को दिया था कि निरंतर वर्धमान है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है y बराबर x² एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस x। ठीक है, चलिए सबसे पहले अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा dy dx, u into v के रूप में अवकलन होगा, तो x² dx into एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस x प्लस x² d एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस x का फंक्शन होगा और फिर माइनस x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया 2x एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस x प्लस x² इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस x इंटू माइनस 1। क्या मिल गया 2x एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस x माइनस x² एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस x। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लीजिए, तो x कॉमन है, x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा 2 एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस x, एक्सपोनेंशियल x भी कॉमन है उसको भी कर लीजिए और क्या मिल जाएगा 2 माइनस x। ठीक है, यहां पर हम लोग को x का क्या मान मिलेगा, हम लोग बराबर 0 करेंगे, dy dx बराबर 0 करेंगे x के मान निकालने के लिए, तो एक तो इस x के बराबर 0 मिल जाएगा, एक इस x के बराबर 2 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या dy dx का चिन्ह
यानी साइन चिन्ह योजना। क्या लिखेंगे? एक मिल रहा है 0 और एक मिल रहा है 2। ध्यान दीजिएगा, इधर हो जाएगा प्लस इंफिनिटी और इधर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, 3 इंटरवल हमको मिल गया और नीचे ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, -2 से 0, 2 से इंफिनिटी, 0 से 2। हमको बताना है किस अंतराल में ये वर्धमान है, तो हम लोग अंतराल चेक करके चिन्ह चेक करेंगे। और ये जो साइन है, ये जो एक्सपोनेंशियल टू द पावर -x, आप लोग जानते हैं कि चरघातांक की किसी भी मान के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका चिन्ह हमको मतलब नहीं है, हमको इससे और इससे मतलब है। ठीक है, तो चलिए 0 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के बीच -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका चिन्ह माइनस होगा और यहाँ पर -1 रखिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 से 2 के बीच में जैसे 1 रखिए तो 1 रखेंगे तो ये 1 पॉजिटिव होगा, यहाँ में पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से प्लस इंफिनिटी 3 रखिए तो 3 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और यहाँ 3 रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगा तो इसमें निगेटिव लिखेंगे। हमको पूछ रहा है कि किस अंतराल में वर्धमान है, तो किस अंतराल में वर्धमान दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 0 से 2 में f' d/dx है ना, d/dx ग्रेटर देन 0, इसलिए 0 से 2 में फलन यानी fx में y वर्धमान फलन, वर्धमान। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हुआ। एक्सरसाइज हम लोग 6.2 हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसमें हम लोग अब देखेंगे स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के समीकरण हम लोग कैसे लिखते हैं। हम लोग प्रश्नावली 6.3 को पढ़ने के लिए स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में पढ़ना है। स्पर्श रेखा का मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब के मतलब अभिलंब का समीकरण लिखना हम लोग सीखेंगे और इसी सूत्र की सहायता से हम लोग प्रश्नावली 6.3 बनाएंगे। अवकलन की सहायता से हम लोग किसी भी रेखा का स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण कैसे लिखते हैं ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। क्लास 11 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग सीख चुके हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण क्या होता है। उसी तरह यहाँ भी कैलकुलस में भी स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण हम लोग लिखते हैं किसी भी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर एक वक्र खींचे हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु A पर स्पर्श कर रही है और A का नियामक हम लिए हैं x0 y0। ठीक है, तो हम लोग को पहले से मालूम है, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि बिंदु, ध्यान दीजिएगा, बिंदु x0 y0 हम लोग जो लिए हैं x0 y0 से जाने वाली और ढाल m वाली, याद होगा आप लोग को स्लोप, ढाल में स्लोप होता है, ढाल m वाली रेखा का समीकरण हम लोग पढ़े हैं और इसी समीकरण की सहायता से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। ठीक है, ये समीकरण याद होगा आप लोग को। ये समीकरण हम लोग क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर fx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हो तो d/dx बराबर क्या मिलेगा हमको, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको f' मिल जाएगा और x0 y0 पर d/dx ऐसे लिखेंगे x0 y0 बराबर, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि केवल x है तो x का ही मान रखेंगे तो f'(x0) हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं कि m को ही हम लोग d/dx करते हैं, m स्लोप होता है, उसी तरह d/dx भी स्लोप होता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि m इक्वल टू d/dx x0 y0, या हम लोग इसको भी लिख सकते हैं f'(x0), दोनों में से किसी एक को ही लिखेंगे, या तो इसको लिखेंगे नहीं तो इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 से प्रयोग करेंगे तो 1 में हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए y माइनस y0 m की जगह पर या तो ये रखेंगे या ये रखेंगे, तो ये रख रहे हैं तो देखिए क्या मिलेगा d/dx
x0 y0 इंटू x माइनस x0। ठीक है, यदि आप यहाँ पर ये प्लस x0 लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यही जो समीकरण है वो हम लोग के स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। तो हम लोग लिखेंगे यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं अभिलंब में। यहाँ पर वक्र पे देखिए एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पर अभिलंब है। हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच उनका गुणनफल जो होता है, दोनों ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो x अक्ष की ढाल का मतलब dy/dx, y अक्ष की ढाल का मतलब उसका भी dy/dx, दोनों का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो हम लोग कहते हैं कि दोनों परस्पर अभिलंब है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा की ढाल जो भी हम लोग निकाले, स्पर्श रेखा की ढाल बराबर क्या मिला है, हम लोग को मिला है dy/dx x0 y0। ठीक है, और तब यहां पर लिखेंगे कि स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल गुणा, ध्यान दीजिएगा, अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल बराबर क्या मिलता है, -1। ठीक है, तो हम लोग को अभिलंब की ढाल निकालनी है। तो हम लोग लिखेंगे अभिलंब की ढाल बराबर क्या होगा, -1 बटा में ये चला आएगा इधर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वल टू हमको क्या मिल गया, देखिए -1/dy/dx, ये वाला मान हम यहाँ रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x0 y0। अब इस मान को हम लोग 1 पे रखेंगे। ये अभिलंब की ढाल भी हम लोग m से ही सूचित करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1 से। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो y - y0, m की जगह रख देंगे -y1/dy/dx x0 y0 इंटू में क्या है, x माइनस x0। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इससे इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इंटू dy/dx x0 y0। ठीक है, और बराबर में होगा -x माइनस x0। इसको भी इधर ला सकते हैं हम लोग। तो हमारा जो समीकरण है वो इस रूप में हो जाएगा dy/dx x0 y0, और उसको इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा x माइनस x0। यही अभिलंब का समीकरण है। ठीक है, और इसी की सहायता से अभिलंब का समीकरण है। इसी की सहायता से हम लोग ये स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण लिखेंगे। अभिलंब के समीकरण के लिए ये प्रयोग करेंगे और स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम लोग इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नोट्स हैं कुछ, वो भी बता देते हैं। स्पर्श रेखा और अभिलंब पर नोट है, उसको भी देख लेते हैं। y बराबर fx की कोई स्पर्श रेखा, y बराबर fx कोई फलन दिया गया हो और उसकी कोई स्पर्श रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, तो dy/dx बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता कहेंगे, जिसे हम लोग tan थीटा लिखेंगे। अभी हम लोग पीछे भी सूत्र में आपको बता चुके हैं कि dy/dx बराबर tan थीटा, जैसे हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में m बराबर tan थीटा पढ़ते थे, उसी तरह यहाँ भी dy/dx बराबर tan थीटा पढ़ेंगे, याद रखना है। तो चलिए dy/dx बराबर यदि 0 हो, दूसरा पॉइंट, तो m बराबर यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 0 डिग्री। कैसे कि 0 tan 0 का मान होता है, तो दोनों ओर से tan हटाएंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। याद रखना है आप लोग को कि यदि थीटा इक्वल टू 0 मिले तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है, और स्पर्श रेखा का समीकरण उस स्थिति में क्या मिलेगा, अभी हम लोग जो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखे हैं y माइनस y0 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x0, उसी तरह y माइनस y0 और dy/dx की जगह पर आपका 0 है, तो dy/dx की जगह पर हम देखिए 0 रख दिए हैं, तो x माइनस x0 ये टोटल 0 हो जाएगा, तो y माइनस y0 बराबर 0 मिल जाएगा। इसके मतलब y0 को इधर ला देंगे तो y बराबर y0, यही इसका समीकरण होगा। कब,
जब dy dx बराबर 0 होगा उस समय स्पर्श रेखा का समीकरण आपको मिलेगा y बराबर y0। जैसे मान लीजिए कि किसी बिंदु 1 2 पर आपको किसी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जिसमें उसके ढाल शून्य है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे y बराबर 1 2 पर दिया है तो उसका 2y होगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा उसका समीकरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 पर आपको निकालने को बोल रहा है और dy dx बराबर 0 दिया है, यानी कि ढाल शून्य है उसका, तो हमको y बराबर y0 का मतलब ये x0 है, ये y0 है, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 2, यानी कि ऐसे रूप इस रूप में हम लोग को समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तीसरा, यदि थीटा जो है वो π/2 हो या थीटा π/2 की तरफ बढ़ रहा हो, तो उस स्थिति में tan थीटा भी इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, यानी कि tan थीटा बराबर इंफिनिटी हो जाएगा। और tan इंफिनिटी का जो होता है 90 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर π/2 हो जाएगा। इस स्थिति में स्पर्श रेखा जो होगी वो स्पर्श रेखा एक अक्ष पर लंब होगी, ये भी ध्यान रखना है। और उस स्थिति में लंब का क्या समीकरण मिलेगा, तो देखिए थीटा इक्वल टू π/2 है, π/2 का मतलब इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी को हम लोग क्या लिखते हैं 1/0, इंफिनिटी को हम लोग क्या लिखते हैं 1/0। ठीक है, तो यहाँ देखिए dy dx के जगह पर उसी स्पर्श रेखा के समीकरण में से dy dx की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए -1/0 x माइनस x0, तो इसका से गुणा करेंगे तो इससे 0 में गुणा हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x माइनस x0 बराबर 0 मिलेगा। और इस स्थिति में आपका समीकरण जो होगा स्पर्श रेखा का वो समीकरण होगा x बराबर x0। ठीक है, अभिलंब का समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमको ढाल दिया है dy dx हमको दे दिया गया है यही जो हम लोग को इसमें मिल रहा है dy dx इंफिनिटी, तो बिंदु 1 2 पर समीकरण हमको क्या मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं x बराबर x0, तो ये x0 है y0 है, तो क्या मिल जाएगा x बराबर 1, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग इसी की सहायता से प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है y बराबर 3x⁴ माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिलेगा dy dx बराबर चलिए 12 x के पावर 3 माइनस 4। ठीक है, अब x इक्वल टू 4 पर लिखिए, x इक्वल टू 4 पर dy dx, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 4, x के जगह पर 4 रख दीजिए, 4 के पावर 3 माइनस 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस 4 बच्चों 48, 8 बचा 4 बचा 12, 12 का 72, 4 76, 768 माइनस 4 बराबर 764, तो हम लोग लिख देंगे। इसलिए x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की ढाल पूछ रहा है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता का मतलब वही स्लोप होगा, ध्यान दीजिएगा 764, यही मेरा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें y बराबर x माइनस 1 बटा में x माइनस 2, y बराबर x माइनस 1 बटा में x माइनस 2, और इस पर बोल रहा है कि x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx u इंटू v u बाई v के रूप में होगा, x माइनस 1 dx इंटू x माइनस 2, फिर x माइनस 1 dx माइनस 2 dx, और बटा में हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि x माइनस 1 का क्या होगा 1 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला हमको x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 मिल गया बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये x खत्म, क्या मिला माइनस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे x इक्वल टू 10 पर
स्पर्श रेखा की प्रवणता डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसमें भी प्रवणता या ढाल दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। प्रवणता बराबर क्या लिखेंगे, इसमें x इक्वल टू 10 रख देंगे, तो क्या रखेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/64। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है y बराबर x³ माइनस x प्लस 1। बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो इसको पहले अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू 3x² माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा। अब x निर्देशांक 2 दिया है, इसका मतलब कि x का मान हमको दिया है, तो x इक्वल टू 2 पर हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता लिखेंगे। स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, क्या मिलेगा हमको, 2 रख दीजिए इसमें, 3 × 2 के स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, चलते हैं 12 माइनस 1 बराबर 11। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए दिया गया है y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। तो चलिए पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, तो क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू 3x² माइनस 3 प्लस 2 का 0 हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जो dy dx है यही है स्पर्श रेखा की ढाल, पीछे भी बताया भी, याद रखिएगा dy dx स्पर्श रेखा की ढाल होती है और अभिलंब की ढाल क्या होगी, -1/dy dx। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग को x निर्देशांक 3 दिया है, तो x इक्वल टू 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हम लोग लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, बराबर ये 3 कर दो इसमें, 3 × 3 के स्क्वायर माइनस 3, 9 से 3 27 में से 3 जाएगा तो 24 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 देखिए x बराबर क्या दिया है, a cos³ थीटा। ठीक है, इसको कर दीजिए 1, और y बराबर हमको दिया है a sin³ थीटा, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। थीटा इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है, और हम लोग जानते हैं ना कि ये कौन सा रूप है, पैरामीट्रिक फॉर्म यानी प्राचलिक रूप है। तो पहले 1 को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1 को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, dx dθ इक्वल टू a cos³ थीटा का क्या होगा, 3 cos² थीटा, और cos थीटा का क्या होगा, -sin थीटा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, -3a cos² थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, और 2 को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 2 को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लेना, dy dθ इक्वल टू sin³ का क्या होगा, 3 sin² थीटा, और sin थीटा का क्या होगा, cos थीटा। तो क्या मिल जाएगा, 3a sin² थीटा इंटू cos थीटा। अब हम लोग निकालेंगे dy dx, क्योंकि dy dx की स्पर्श रेखा की ढाल होती है। तो dy dx बराबर क्या पढ़े हम लोग, पैरामीट्रिक फॉर्म में dy dθ बटा में dx dθ। तो dy dθ हमको मिला है 3a sin² थीटा इंटू cos थीटा, और बटा में वो मिला है -3a cos² थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, 3a कट गया, साइन एक साइन से एक साइन कट गया, एक cos से cos भी कट गया, हमको मिला -sin थीटा बटा में cos थीटा tan थीटा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर क्या दिया, थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, तो चलिए थीटा इक्वल टू π/4 पर लिखिए, थीटा इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की ढाल पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, अभिलंब की प्रवणता
बराबर क्या होगा -1/dy dx। अच्छा पहले स्पर्श रेखा के भी समीकरण लिख करके ऐसे कर सकते हैं आप, तो हम डायरेक्ट उसी सूत्र पर किए हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे थीटा इक्वल टू π/4। तो चलिए -1/dy आपका क्या मिला है, देखिए dy dx आपको मिला है tan थीटा, इसमें हम लोग रखेंगे। अच्छा पहले देखिए ना स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, पहले आप लोगों को समझ में आएगा। तो हो सकता है कि ना समझ में आए, स्पर्श रेखा की प्रवणता डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे थीटा के π/4, तो tan π/4 हो जाएगा इक्वल टू मिलेगा -1, ठीक है। और तब लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बराबर क्या मिलेगा बताइए, क्या होता है -1/dy dx, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता किस पर, थीटा इक्वल टू π/4 पर। हम लोग थीटा इक्वल टू π/4 पर यहाँ पर लिखे हैं प्रवणता को, तो यहाँ पर हम रख लेंगे तो -1/-1 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि अभिलंब की प्रवणता हम लोग को 1 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, इसमें थीटा इक्वल टू π/2 पर अभिलंब का प्रवणता लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dx d थीटा इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, तो बराबर क्या मिला -a cos थीटा। 2 को थीटा के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। चलिए तो क्या मिलेगा, देखिए dy d थीटा बराबर b कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का होगा 2 cos थीटा और cos थीटा का होगा -sin थीटा, तो क्या मिल गया -2b cos थीटा इंटू sin थीटा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि dy dx बराबर क्या मिलेगा, dy d थीटा बटा में dx d थीटा -2b cos थीटा इंटू sin थीटा बटा में -a cos थीटा। तो माइनस तो खत्म हो गया, cos थीटा से cos थीटा भी खत्म हो गया, हमको मिला 2b sin थीटा बटा में a, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या दिया है, थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2 पर लिखिए। थीटा इक्वल टू π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता लिखिए पहले, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर थीटा इक्वल टू π/2 इसमें रख दीजिए, तो 2 sin π/2 बटा में यहाँ π/2 का मान रख दीजिए, sin π/2 का मतलब 1 होता है भाई a बराबर आपको मिल गया 2b/a, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसका अभिलंब की प्रवणता, तो लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता बराबर क्या मिलता है -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है 2b/a, तो फर्स्ट एंड थर्ड के अनुसार -a/2b हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया है y बराबर x³ -3x² -9x + 7, ठीक है। यहाँ पर हमको दिया है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। यहाँ पर हमको बिंदु ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx बराबर क्या मिलेगा 3x² -3 × 6x -9, 7 का तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर दिया गया है, चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। अभी हम लोग नोट में लिखे कि x अक्ष के यदि समांतर होगा स्पर्श रेखा का जब थीटा इक्वल टू 0, यानी dy d थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर dy dx है तो dy dx इक्वल टू 0 कर लेंगे। अभी नोट में हम लोग को पीछे लिखवा है कि dy dx बराबर जब 0 मिलेगा
तो स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो यहाँ पर dy dx बराबर 0 कर देंगे तो इसके बराबर 0 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें से 3 हम लोग कॉमन कर सकते हैं तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे x² माइनस 2x माइनस 3 का तो क्या हो जाएगा, एक लाइन लिख देते हैं x² माइनस 3x माइनस प्लस x माइनस 3। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या मिल रहा है x माइनस 3 और प्लस 1 यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए गुणा करके आप लोग देख भी सकते हैं x² माइनस 3x प्लस x माइनस 2x माइनस 3 आ जा रहा है। तो x का मान यहाँ पर हमको कितना प्राप्त होगा, x का हम लोग को 2 मान प्राप्त होगा, एक 3 और एक माइनस 1। ठीक है, यही मान हम लोग इसमें रखेंगे तो हमको y का मान प्राप्त होगा। तो पहले x इक्वल टू 3 पर कर लेते हैं, x इक्वल टू 3 पर y बराबर y का मतलब हम लोग यहाँ लाएंगे मान रखेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये तो 27 होगा, ये भी 27 होगा और ये भी 27 होगा। ठीक है, प्लस 7 तो ये तो दोनों खत्म हो जाएगा, 27 और प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस 20। यानी पहला जगह मिल जाएगा आपको 3 और माइनस 20 और अब की बार x का मान हम लोग लेंगे माइनस 1 पर, y बराबर लोग इसमें रखेंगे माइनस 1 के पावर में 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7। ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, ये प्लस 9 हो गया, प्लस 7 हो गया। 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो हम लोग को अभिष्ट बिंदु यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट अभिष्ट बिंदु क्या क्या मिला, एक मिला हमको देखिए 3 पर हमको माइनस 20 मिला था तो 3 माइनस 20 कर देंगे और दूसरा हमको क्या मिला था माइनस 1 पर 12 माइनस 1 और 12 कर देंगे। यही हमारा वो बिंदु होगा। अगले क्लास में हम लोग 7 से लेकर के 27 तक क्वेश्चन है, 8 से लेकर के 27 तक क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, देखेंगे। और उसके बाद आप लोग का काम होगा कि आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिए इसको। एक चीज़ याद रखिएगा कि dy dx को हम लोग स्पर्शरेखा की ढाल कहते हैं और अभिलंब की ढाल जो क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे सेम वही चीज़ है। वहाँ पर हम लोग ढाल को m लिखते थे, यहाँ पर dy dx लिखेंगे, बस इतना का ही अंतर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।